नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। आरडीटी शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। अमरीश किसान जी, आंदोलन। आज 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 सवाल मैं पूछूंगा आपसे। आप पहले ये बताइए कि ये जो जी किसान आंदोलन है, शुरुआत जी। में करूंगी। किसान आंदोलन लोग कहते हैं कि केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है। हाँ, और तो आप बताइए, आपके पास देश भर में कहां कहां से खबरें हैं, कितना आंदोलन व्यापक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या है स्थिति? देखिए, आपको ध्यान होगा कि हमने इस मुद्दे के ऊपर जनादेश में कम से कम 10-12 कार्यक्रम किए, जिसमें बड़े-बड़े सारे किसान नेता देश के हिस्सा ले चुके हैं। आपके साथ ही हमने किया था, जिसमें राकेश टिकैत से लेकर के आपको ध्यान होगा दर्शन पाल जो पंजाब के सबसे बड़े नेता हैं, राजू शेट्टी जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में किसान संघर्ष समिति के डॉक्टर सुनीलम थे, मेधा पाटकर जो कि इस आंदोलन के समर्थन में वो भी थी। तो ये कहना कि ये आंदोलन पंजाब के किसानों का है, ये सरकार की और सरकारी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इसके आगे हम इसको कुछ नहीं कह सकते। ये मीडिया के एक हिस्से का प्रोपेगेंडा है कि जैसे पंजाब के किसानों का आंदोलन है, और ये वो लोग इसको फैला रहे हैं सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों। जबकि मुझे पहले दिन से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि तमिलनाडु को देख लीजिए, तेलंगाना में देखिए, कर्नाटक के रैयत संघ को लीजिए, महाराष्ट्र में जो शेतकारी संगठन है उसको लीजिए, बंगाल से लेकर के असम तक में आंदोलन हुआ है। और बिहार के अंदर किसानों के समर्थन में बड़े बड़े रैलियां निकली हैं, धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। आज अनशन था। आज आप देखिए, नेता विरोधी दल आपके घर के बगल में ही तो रहते हैं, राम गोविंद चौधरी, उनको निकलने नहीं दिया गया, उन्होंने गेट पे प्रदर्शन किया। वो आप पूरे देखिए कि पूरे यूपी में लखनऊ नजरबंद कर दिया, नेताओं को घर ही पे कैद कर दिया आज था। आज जो रिपोर्ट आई है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखे कम से कम 20 जिलों से रिपोर्ट हमारे पास है कि वहां किसानों के समर्थन में उन्होंने अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया। ऐसी ही रिपोर्ट मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है, तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश से है, तमिलनाडु से है। आप इधर चले जाइए, उड़ीसा और बंगाल से भी है। लेकिन ये जानबूझ करके एक साजिश के रूप में ये प्रचार किया जा रहा है, ये आंदोलन पंजाब का है, ताकि पंजाब के आंदोलन एक राज्य का बता करके इसको राष्ट्रीय बनने से रोका जा सके। पर ये सरकारी मीडिया कहाँ चलता है। देखिए, सरकार दो चीजें होती है, ना तो खबर रुकती है ना पानी रुकता है। ये रुकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस नए दौर में आईटी सेल नाम का एक नया संगठन उभर आया है, जो दुष्प्रचार बहुत बढ़िया से करता है। उसने लगातार ये कोशिश की कि ये पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, जबकि ये पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन है। और आप तो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति का जो पेज उसका व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसमें आप देखिए लगातार हर घंटे हमें अलग अलग राज्यों से खबरें मिल रही हैं। वो खबरें देश के अखबारों में नहीं छपती हैं, न बताई जाती हैं और न कही जाती हैं। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये नहीं छापते हैं। आप देखिए, आंध्र प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो किसानों के समर्थन में, ये नहीं कहीं छापेंगे ना बताएंगे। तो ये तो मीडिया का एक है, वो मीडिया, आप मुख्यधारा का जो मीडिया है, इसके बारे में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपको नहीं लगता है 74 का जो आंदोलन था, कहाँ का आंदोलन था? गुजरात के चाय समोसा से शुरू हुआ, बिहार में रहा, बिहार तक सीमित था। किसी ने बाद में कहा कि ये बिहार आंदोलन है। पूरे देश की सत्ता बदल गई, इंदिरा गांधी को जाना पड़ा। मैं तो सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहूंगा जी कि लोगों को याद रखना चाहिए कि मान लीजिए कि पंजाब की बात जो कर रहे हैं, देखिए क्या है कि चूंकि दिल्ली से करीब है, आज कोरोना का समय है, जी। ट्रेनें चल नहीं रही हैं ट्रेन नहीं चल रही और है। देखिए, ट्रेन नहीं जिन चल रही है। बीमारियों का डर है, तो जी जो करीब है, जाहिर है कि किसी भी आंदोलन में, सत्याग्रह में या उसमें वो ज्यादा हिस्सेदारी करेंगे। तो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा राकेश टिकैत है, ये सारे वो ज्यादा उनकी भागीदारी दिखती है। और अगर जो खबरें सिंधु बॉर्डर से आ रही हैं, वहां आप देखें तो पूरे देश के किसानों के प्रतिनिधिमंडल जितनी संख्या है, जहां से वो सब जा रहे हैं। और दूसरा, आज जैसे जो जिला मुख्यालयों पर धरने का कार्यक्रम था, तो वो बड़े पैमाने पर हुआ। उसके अलावा देखिए, आज उपवास हुआ। और अब देखिए, आंदोलन में एक नई गति आ रही है कि अब ये धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा। और जो लोग कह रहे हैं कि एक राज्य में है, तो मैं उनको सिर्फ दो चीजें याद दिलाना चाहता हूँ। जी। जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, मैं उसी पे आने वाला था कि इससे चंपारण का अंग्रेजी सत्याग्रह कोई अंग्रेजी राष्ट्रीय आंदोलन हुकूमत नहीं था। जी। अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिल गई थी। तो ऐसा नहीं था कि वो केरल से कन्याकुमारी तक था। नहीं, या जो आप दांडी लगान, मार्च, इसी नहीं में नहीं दांडी मार्च जोड़ लीजिए। नहीं, जी आप लगान नहीं, बारदोली सत्याग्रह लीजिए जो दांडी जी मार्च वाला था।
जिसको बारदोली सत्याग्रह जो सरदार पटेल का था, वो गुजरात में लगान बढ़ा दिया था अंग्रेज सरकार ने। और वो बारदोली सत्याग्रह, तो देखिए एक इस आंदोलन की जो खूबी है कि एक किसानों में जागृति आ रही है कि किस तरह से, और देखिए ये एक दिन का ये प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 40-50 सालों से, या बल्कि जो अंग्रेजों के टाइम से हमारा जो शोषण हुआ, और हिंदुस्तान के किसानों का जो सबसे बड़ा ये है कि भाई आप उनको दाम नहीं दे रहे हैं चीजों का। उसके अलावा आप पूरी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गई है। आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तेल घानी, गांव गांव जो लोगों के रोजगार थे वो आपने चौपट कर दिया। आपने इसलिए कि जो आर्थिक नीति है, तो बेसिकली ये सरकार की आर्थिक और पॉलिटिकल पॉलिसी के खिलाफ भी आंदोलन है, क्योंकि सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं वो इसमें भी और इसमें आगे चल के फूड सिक्योरिटी का भी डर है, क्योंकि अभी क्या है कि एमएसपी से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टोरेज करती है, और आज 80 करोड़ लोगों को आप अनाज जो है वो फ्री में दे रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी एक ग्रुप के पास चला जाएगा, फूड ग्रेन का व्यापार, जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई अडानी साहब ने। अच्छा देखिए, मजे की बात है कि जब पूरे देश में ये प्रतिबंध था, कोरोना का लॉकडाउन था, उसी पीरियड में जिलों जिलों में उनको एक ग्रुप को जमीनें दी गई कि आप अपने स्टोर बनाइए। तो अगर एक ग्रुप के पास सारा अनाज भंडारण चला जाएगा, तो इस तरह की कोई जरूरत आएगी तो कैसे देगी सरकार? फिर वो मनमाना भाव लेंगे। और उसमें एक और दुखद खबर ये है कि जिसने एक पत्रकार ने इस खबर को जिसने एक्सपोज किया, उस पर हमला हो गया। हाँ, ये वो और हमला रोचक हो गया, हरियाणा में। जी हमला हो जी गया। तो जी ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि वो सरकार और सरकार समर्थक जो उनका प्रचार तंत्र है, हम मीडिया भी नहीं जी कहेंगे, प्रचार तंत्र है वो इस तरह का। और दूसरे देखिए कि पूरी, आप जाएंगे कैसे, पूरी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो किस तरह से रोक रही है। आज राकेश टिकैत ने बयान दिया है, उनका ये जी कहना है, जो उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, भारतीय जो किसान यूनियन है, उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई जगह जगह रोका जा रहा। आज भी सरकार रामलीला मैदान पे दिल्ली में क्यों नहीं आने दे रही? देखिए अब अगर कोई आते भी है बेचारे ट्रेन से, तो उनको कैसे वो सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे, क्या होगा? तो ये सरकार का जो पूरी ताकत लगा रही, प्रचार तंत्र से लेके पुलिस फोर्स से लेकर के, अब यूपी गवर्नमेंट पे उन्होंने कहा कि साहब हमारी ट्राली रोक रहे हैं, हमारी जो, क्योंकि किसान तो ट्राली से ही जाएगा, उसके पास तो सरकार का तो है नहीं कि वो आपको बसें लगा देंगे। और याद एक याद होगा उन्होंने, कि भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता की जो रैली हुई थी बिहार में, कितनी ट्रेनें चलाई गई थी? 12 स्पेशल ट्रेनें, 12 या 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। इस समय एक ट्रेन नहीं चलाई जा रही कि रैली के लिए कोई जा सके। तो जी ये जी, कहना कि नहीं तो किसान नहीं आज पहुंच पा आज रहे। आज आज राकेश टिकैत ने ये धमकी दी है कि अगर हमारी ट्राली रोकी जाएगी तो जी हम थानों में जानवर जाके बांध देंगे। पहले भी आपको ध्यान होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये जब ये जानवरों वाला मामला आया था, गायों वगैरह का, तो लोगों जी ने जाके, क्योंकि इतना फसलें बर्बाद कर रहे हैं ये जानवर, छोटा जानवर, तो तमाम जगहों पर लोगों ने ले जाके अपने जानवर जो है वो बांध दिए थे थानों में, क्योंकि सरकार ने इतनी पाबंदी लगा दिए थे उनके यातायात पे, जी बिक्री पे, दुनिया भर की चीज। तो उन्होंने ये कहा कि हमें अगर रोकेगी पुलिस तो हम जी जो है थानों में जानवर बांध देंगे। तो सरकार को इस कहने का कोई जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली आए सारे लोग, जो जहां जी है वो पीड़ा महसूस कर रहा है। और वो भाई जब 80 करोड़ लोगों को खाने का पैसा नहीं है तो वो दिल्ली कैसे जाएंगे? भाई तो दिल्ली तो जी वही जाएंगे ना जिनके पास ट्रैक्टर है या साधन है। भाई जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, साधन नहीं है, वो आप क्या समझते हैं कि कैसे दिल्ली पहुंचेंगे और वहां क्या करेंगे? तो ये बात आपकी सही है। दूसरे देखिए, आज का एक डेवलपमेंट और है कि केजरीवाल ने अनशन किया, मतलब आप पार्टी अब खुल करके, क्योंकि आप बहुत ढुलमुल चल रही थी और लोगों का ये लग रहा था कि भाई आप जो है इस मामले में, चूंकि कहीं ना कहीं से ये माना जाता है कि किसी न किसी स्तर पर आपकी कोई न कोई केजरीवाल की इधर अंडरस्टैंडिंग चल रही है काफी दिनों से, वो उनका टकराव की नीति उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन आज आप के सारे नेता और इंक्लूडिंग केजरीवाल बैठे थे अनशन पर, और उनके यहाँ तो कुछ फिर से दोबारा तोड़फोड़ की भी शायद कोशिश हुई, उनके यहाँ कुछ धक्का मुक्की हुई है।
तो और लेकिन इसको लेकर के देखिए अमरिंदर सिंह में और केजरीवाल में अच्छी तो मैं भी हुई। केजरीवाल के अनशन को उन्होंने कहा है कि ये नाटक है, अमरिंदर सिंह ने। लेकिन ये जरूर है कि अमरिंदर सिंह और वहां पंजाब से, और ये बड़ा अद्भुत आंदोलन है। मैं कल देख रहा था, मुझे किसी ने भेजा था वहां से, कि 1906 में भी पंजाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन किसानों का हुआ था, इसी तरह जो उस समय की सरकार थी, भगत सिंह के, जिसमें भगत सिंह के चाचा शामिल थे। जी। तो देखिए भगत सिंह के चाचा शामिल थे। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान और खेती, और पूरी दुनिया में उसके हम चाहते तो हम खेती और कुटीर उद्योग दो को, क्योंकि देखिए किसान के पास 12 महीने का काम नहीं है। खेती एक ऐसा काम है जो रोज का 365 दिन का काम नहीं है। नौकरी की तरह आदमी खेत बोता है, फिर थोड़ी देर आराम करता है, फिर निराई गुड़ाई, उसके बाद पानी देना है, फिर रोज का फिर फसल कटती है, फिर खाली हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी था कि कुटीर उद्योग हो। लेकिन हमारी जो औद्योगिक नीति और कृषि नीति दोनों मिला करके वो रूरल इंडिया को तबाह कर रही है। और ये जो सारा जो रूरल डिस्ट्रेस है, असली चीज ये है रूरल, जबकि सरकार इंडस्ट्री पर इतना पैसा खर्च कर रही है, उनको आप सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दे रही है। आप देखिए यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है कि इजराइल की या विदेशी कंपनियों के लिए, उसके लिए सरकार कितना पैसा झोंक रही है। लेकिन आप किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। आप किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं आप निःशुल्क करते हैं। आप आज 500-600 फुट नीचे पानी चला गया है, तो किसान को ट्यूबवेल लगाना, बोरिंग कराना। एक सवाल का मैं जवाब दे दूं। एक ब्रजेश सिंह ने एक सवाल पूछा, इसमें छोटे सीमांत किसान, बटाईदार किसान नहीं शामिल हैं, तो ये बताएं वो शामिल कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा शामिल हैं। ट्रेनें चल नहीं रही, बस से जा नहीं सकते, किराया है नहीं, पैसा है नहीं। आपने चंपारण का जिक्र किया, चंपारण में क्या तेलंगाना का किसान शामिल था? गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन रहा वो देश में, नहीं शामिल था। 74 के आंदोलन की बात कर रहे हैं, कम से कम 2 दर्जन राज्य नहीं शामिल थे, अच्छा, सिवाय यूपी बिहार गुजरात को छोड़ कर। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि क्या उनकी मांग जायज है कि नहीं जायज है। बेसिक सवाल ये है कि भाई क्या सरकार का तरीका सही है कि नहीं सही है। जो कानून बनाने का, देखिए ये खबरें आई थी कि जब अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी किसानों की, तो ये खबरें आई थी। अब हम तो जो उन्होंने कहा है, किसान नेताओं ने जो बातचीत करने लिए गए थे उस पर हम विश्वास करेंगे कि उन्होंने ये माना कि साहब हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि हमने कानून बनाने से पहले किसान नेताओं से या संगठनों से बात नहीं की। देखिए ये सरकार की एक मान्य परंपरा है कि जब इसके लिए बहुत दबाव डाला गया था, नहीं कांग्रेस समेत सारी पार्टियों ने कहा दबाव की जरूरत नहीं है अमरीश जी। ये मान्य परंपरा है कि जब सरकार को कोई कानून बदलना हो, और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप देखिए जैसे गांव में भी ये जब जमीन अधिग्रहण होता है या कोई बड़ी चीज होती है, तो उनकी मीटिंग होती है उनके साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में। तो सवाल यह है कि आप जब इतने बड़े पैमाने पर हमारे किसान पूरे देश के अफेक्टेड हो रहे हैं एमएसपी को लेके, आपने किसान संगठनों से बात नहीं की। आपने वेबसाइट पे डाल के आपको राय लेनी चाहिए थी। दूसरे, खेती अल्टीमेटली जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। खेती को मैनेज करना, खेती किसानों से डील करना राज्य सरकारों का काम है। आपने जैसे जीएसटी के लिए सारी राज्य सरकारों की एक काउंसिल बना के आपने उस पर एक कंसेंसस इवॉल्व किया। आपने इस पे राज्य सरकारों के साथ बैठक करके कोई फोरम बना के कंसेंसस क्यों नहीं इवॉल्व किया? ऑर्डिनेंस लाने की रातों रात जरूरत क्या थी? और दूसरी बात यह है कि ये पार्लियामेंट में भी जब ये बिल आया तो आपने वहां, और मैं तो ये कहता हूं कि क्या बीजेपी के अंदर क्या इस पर चर्चा हुई कि हम ये कानून लाने जा रहे हैं? ये तो देखिए व्हिप का कोड़ा है कि एंटी डिफेक्शन बिल में आप किसी को निकाल सकते हैं, सबको तो जबान खामोश है। क्या बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी में, क्या बीजेपी के अंदर इस पर डिस्कशन हुआ कि हम ये जो किसान बिल लाने वाले हैं क्या है? तो ये पूरा एक देखिए अनडेमोक्रेटिक, एक तानाशाही तरीके से ये काम हुआ है। और सबको पता है कि ये कुछ उद्योग घरानों के, देखिए केंद्र में क्या होता है कि आप छोटे छोटे जो पॉलिसी डिसीजन है, आप तेल पे, आप देखिए कि बहुत साल पहले आप देखिए खादी वस्त्रों में आपने पॉली का मिलावट कर दिया था, पॉलिएस्टर की।
अब उससे फायदा किसका हुआ? ये पेट्रोल इंडस्ट्री को हुआ। केमिकल इंडस्ट्री में कौन सबसे ज्यादा है, आपको सबको पता है। लेकिन उससे कितना कपास ग्रोवर का नुकसान हो गया, आपने अपना घुसा दिया जो है पॉलिएस्टर। तो एक उदाहरण मैं और दे दूं रामदत्त जी का, बिहार में मंडी व्यवस्था खत्म है जो किसानों की दुगनी होनी चाहिए। मक्का 7 रुपए 8 रुपए किलो बिक रहा है, मक्के का आटा 40 रुपए किलो बिक रहा है, अपने आप ही बिक रहा है। तो नहीं, ये इतना बताइए, ही बिहार के इतना ही किसानों की नहीं दशा है। क्या बहुत अच्छी हो मक्का मक्का जो है वो, ये जो मुर्गी पालन वाले उसमें बहुत इस्तेमाल होता है, मक्का खाता है। और बता रहे थे हमें लोग कि सरकार ने उनके दबाव पे, वो पूरी इंडस्ट्री है अंडों की लाबी जो है, वो मक्का बाहर से आपने इंपोर्ट कर लिया। तो ये भी कई तरीके होते हैं कि कई बार आप गैर जरूरी चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, दाम गिर जाता है। तो सवाल ये है कि आप इतनी बड़ी, आप रोजगार देखिए दे नहीं सकते, तो इतनी बड़ी आबादी जिन धंधों में लगी हुई है, जिन काम में लगी हुई है, आप उनको क्यों नॉन प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, उनको घाटे का सौदा क्यों बना रहे हैं? अगर ये जिनको आपके हमारे एक श्रोता ने कहा था कि छोटे किसान और बटाई वाले किसान, ये क्या है? इन्हीं का जो लेबर है, ये घर परिवार से लेके दिन भर मेहनत करता है, अपनी पत्नी, खुद, बाप, बेटा, बच्चे, उन परिवारों के बच्चे भी स्कूल बाद में जाते हैं, पहले खेती का थोड़ा सा काम करते हैं, चाहे चना चबेना ले जाते हैं, बीज पहुंचाते हैं। तो ये उनके श्रम का मूल्य नहीं मिलता है ना। अगर उनके श्रम का मूल्य में, अगर किसान को ठीक दाम मिलेगा तो वो मजदूरों को ठीक दाम देगा, फिर वहां का लोकल व्यापार भी होगा। आप क्रय शक्ति नहीं है। आज हम ये चर्चा कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले कि भाई ये सरसों के तेल में मिलावट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको सस्ता बनाने के लिए। परचेजिंग पावर नहीं है। मतलब आज हमारी जनता में भाई, जहां इतने लोग परचेजिंग पावर नहीं, तो कुल मिला के ये जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। ये आंदोलन मुख्यतः उसके खिलाफ है। खेती और किसानी तो एक उसका लक्षण मात्र है। आप देखिए सब्जियां और ये सब उसका एक सिंबॉलिक वो है कि भाई, जैसे आप देखिए गुजरात में जो आंदोलन फैला था 74 में, तो वो मेस से शुरू हुआ था कि मेस में खाना महंगा हो गया था इंजीनियरिंग कॉलेज में। बिहार में भी जो आंदोलन शुरू हुआ था पटना में, आप देखिए वो यूनिवर्सिटी शुरू किया था बहुत लिमिटेड, लेकिन वो उसके पीछे बहुत बड़ी पीड़ा थी। तो आज पूरा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहां पीड़ा है। इसलिए पीड़ा है कि किसान को वाजिब दाम मिल नहीं रहा। जो किसान के साथ कुटीर उद्योग थे, भाई किसान खाली है जो आधे समय पे, तो उसके घर में करघा लगा होता था, चरखा लगा होता था, वो आप तमाम कुम्हारी का काम होता था, मिट्टी के बर्तन। आपने प्लास्टिक की इंडस्ट्री को बढ़ावा दे करके सारा मिट्टी के बर्तन का आपने धंधा चौपट करा दिया। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी। आप देखिए, आपको पता नहीं चला, मैं आपको बताऊं, ये जो नदियों में हमने पुल बना दिए गाड़ियों की सुविधा के लिए, कार बस सब चल रही है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन आपको क्या पता है कि उससे निषाद और केवट ये समुदाय कितना बेरोजगार हुआ है, जो पहले बोट ले जाता था। तो हम ये नहीं सोचते कि हम नई व्यवस्था जो ला रहे हैं, तो उनसे जो परंपरागत पेशे लोग हैं उनका कितना हम बेरोजगार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो है, ये और सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। एक बार जो कानून है उनको वापस लेना। कोई, जैसे आपने अध्यादेश से कानून नया लाए, वैसे आप अध्यादेश से कानून को खत्म कर सकते हैं और फिर नए सिरे से बात करें किसान संगठनों से, सारे चीफ मिनिस्टर से, और पार्लियामेंट में जो दल है उनसे सबसे बात करके एक सर्वसम्मत ढंग से नया कानून लाना चाहिए। क्योंकि अब इस देश में कोई एक सत्ताधारी दल नहीं है, जब इतने राज्य सरकारें अलग अलग हैं, आप देखिए, तो इसलिए जरूरी है कि इन कानूनों को खत्म करके सरकार को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए, और नया कानून जो है वो सर्वसम्मति से बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। हमें भी लगता है कि सद्बुद्धि आए, और ये बजाय आरोप लगाने, आरोप प्रत्यारोप में पड़ने से, ये बताने के कि ये खालिस्तानी है, टुकड़ा टुकड़ा है, इस सबसे आंदोलन रुकते उकते नहीं है। जेपी का आंदोलन का बड़ा बहुत बदनाम किया गया, बहुत बदनाम किया। आरोप क्या लगाना कि ये राजनीति से प्रेरित है। अरे भाई, डेमोक्रेसी में राजनीति नहीं होगी तो क्या होगा? फिर हमने डेमोक्रेसी, उनको लगता है हर चीज में संस्कृति हो जाएगी, राजनीति नहीं होगी। ये तो खैर बहुत अलग और बहुत ही अजीबोगरीब बात है। इस तरीके से बदनाम करने से कोई आंदोलन बदनाम नहीं होगा, बल्कि वो आगे बढ़ेगा। और रामदत्त जी, ये चर्चा आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
कल सुबह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।